हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये राजनीतिक विज्ञान का 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 12 है। इससे पहले मैंने 11 पार्ट करा दी है। आप अगर नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी वीडियो इसके बाद आप देख लेना। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे और विद एक्सप्लेन भी किया है मैंने, तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस जो क्वेश्चन सीरीज है इसमें हर यूनिट से क्वेश्चन है, जैसे थ्योरी से है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स से है, आईआर से है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंडियन पॉलिटी सब से है। तो फ्रेंड्स, और हाँ, जब भी मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं आपको आर्टिकल बताती हूँ। तो अभी तक मैंने 151 आर्टिकल, मतलब भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक तक का आर्टिकल बता दिया। आज राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल बताने वाली हूँ। तो हर दिन मैं आपको कुछ आर्टिकल बताती हूँ ताकि धीरे धीरे सारे आर्टिकल आपको लर्न हो जाए। तो देखो, राज्यपाल की आर्टिकल 152 टू 162 तक है। तो सबसे पहले 152 में क्या लिखा गया, परिभाषा है। फिर 153 में क्या बोला गया है, 153 में बोला गया है राज्यों के राज्यपाल। 153 राज्यों के राज्यपाल। 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी। फिर 155 बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति। 156 बोलता है राज्यपाल की पदावधि। 157 आर्टिकल के अनुसार राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 159 है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 160 है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। 161 में है क्षमा आदि कुछ मामलों के दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जो 72 आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए है कि क्षमा दान ये सब, वह उसी से रिलेटेड 161 राज्यपाल के लिए। लेकिन ये मृत्युदंड को हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति को वो भी अधिकार है, ये बस कुछ कम कर सकते, क्षमा वो कर सकते, वो है 161 में। तो 161 इम्पॉर्टेंट हो गया। और 162 क्या बोलता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 162, तो देखो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। 153 इम्पोर्टेंट है, जो राज्यों के राज्यपाल। 154 इम्पोर्टेंट है। 155 भी इम्पोर्टेंट है। फिर 156 भी इम्पोर्टेंट है। फिर है आपका फिर हाँ 159, 161। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से मेरे चैनल पे जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ ताकि लोग सब्सक्राइब करें जिनको ज़रूरत हो। तो इसी तरह अगर सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करे। और मैं अभी, जैसे ये तो क्वेश्चन सीरीज है, इसके अलावा भी मेरे चैनल पे मैं पॉलिटिकल थॉट अभी करा रही हूँ, अधिकार मैं करा चुकी हूँ, उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू, वो अलग से एमसीक्यू जाता है, वो टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू मैं कराती हूँ। और ये तो 1000 सीरीज चल ही रहा है। इस 1000 सीरीज में ऑल मतलब सारे यूनिट के क्वेश्चन इसमें है। तो अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपी का देने वाले हो या DSSS भी दे रहे हो, उसके लिए पीजीटी के लिए अगर दे रहे हो आप DSSS भी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। या तो किसी भी स्टेट में, अभी तो किसी भी बहुत सारे स्टेट में वैकेंसी आई है कि बहुत सारे स्टेट में आने वाली है, तो आपके प्रिपरेशन में ये काफ़ी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 125 तक मैं करवा चुकी थी, 25 तक करा चुकी थी। 26 क्वेश्चन देखो। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। तो देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूज करता है। कभी 6 महीने, देखो अधिकतम हो सकती है 3 वर्ष, ठीक है। देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। इस अवधि के पूर्ण होने के बाद राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की स्थापना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने या उसे जारी रखने संबंधी सभी प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होते हैं, ठीक है।
फिर राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। जब तक संसद की अनुमति नहीं मिलती तब तक राष्ट्रपति विधान सभा के केवल निलंबित कर सकता है। यदि संसद इसे मंजूर देने में असमर्थ होती है तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी 3 कथन सत्य होगा, 1 कथन सत्य नहीं होगा। नहीं सॉरी, इसमें 1 2 3 ऐसा करके दिया गया है। चलो रुको पढ़ते हैं हम। पहला है, संसद एक विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है। राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है। राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है। ये राज्य विधानसभाओं की बात कर रहा है। ठीक है। फिर संविधान संशोधन का विधेयक केवल संसद के निचले सदन में ही पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर सीटों के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त सत्र द्वारा समाप्ति किया जा सकता है। संसद द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन विधेयक का निषेधाधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। क्या सत्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका सत्य नहीं है, तो देखो 2 3 4 5 सत्य नहीं है और सिर्फ कौन सा सत्य है हमारा? सिर्फ 1 सत्य है। 1 क्या बोल रहा है? संसद एक विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकता है। अब देखो, राज्य विधानसभाओं से इससे कोई मतलब नहीं है संशोधन से, और ये भी संशोधन के लिए संयुक्त सत्र की अब नहीं होता है। संशोधन के लिए संयुक्त सत्र की स्थापना नहीं की जाती है। संसद द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन विधेयक का निषेध राष्ट्रपति कर सकता नहीं, वो तो विधेयक के लिए करता है ना, संशोधन के लिए नहीं। ठीक है, तो सिर्फ 1 इज राइट, बाकी सारे गलत हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर विधान नहीं है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर विधान नहीं है? देखो, यदि लोकसभा यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची में उल्लेखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है, 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल द्वारा इस आशय से कोई संकल्प पारित करे, यदि आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी जाए, यदि किसी अन्य देश के साथ की गई संधि को लागू किया जाए। क्या बोल रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय का उल्लेख नहीं है, तो ये वाला नहीं है। यदि लोकसभा यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची, तो ये नहीं है। इससे भी देखो, संविधान के अनुच्छेद 250 के अनुसार यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का संसद की शक्ति होगी। ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के से विधि बनाने की संसद की शक्ति किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किए जाने संबंधी प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किसी संकल्प की जिस समिति द्वारा जांच की जाती है उसमें शामिल होते हैं। तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश, 1 विधिक विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये है आंदोलन और नेता। इसमें से जो आंदोलन आपको पता है सबसे पहले आप वो लगाइए। देखो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये अन्ना हजारे का था। नर्मदा बचाओ, मेधा पाटेकर, राइट टू इंफॉर्मेशन और भारतीय किसान यूनियन। तो देखो, डी का तो भारतीय किसान यूनियन हो जाएगा, महेंद्र टिकैत। इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर
और राइट टू इंफॉर्मेशन अरुणा रॉय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखो, इंडिया अगेंस्ट अन्ना हजारे, नर्मदा मेधा पाटेकर, राइट टू इंफॉर्मेशन ये है अरुणा रॉय, और भारतीय किसान महेंद्र टिकैत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वी विल गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें आपको वो करना, चिंतक है और प्रशासनिक उपागम, गार्बेज केन मॉडल। हम इससे पहले क्लास में वो क्वेश्चन किए थे, तो उसमें कौन थे, माइकल कोहेन थे ना। देखो और क्या है, तर्क संगत, तो आपका सबसे पहले मुझे कोई नहीं, माइकल कोहन का पता, सी का हमें फर्स्ट पता है, सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट यहाँ लगाते हैं। ठीक है, एमपी फॉलेट क्या है, एमपी फॉलेट ए में क्या हो जाएगा, ए में मनोवैज्ञानिक उपागम। ठीक है, ठीक है, फिर है बी, बी में हो गए आपके हर्बर्ट साइमन हो गए आपके ये रेशनल अप्रोच, अमित जाई एतिजियोनी, ये है आपके मिक्स्ड स्कैन। ठीक है, डी में 2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप प्लीज मिला लेना, जो आपको पता उसको मत लिखना, जो नहीं पता वो लिख लेना। ठीक सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस खंड का नाम क्या था जिसे अमेरिकी सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को प्रतिस्थापित किया? तो ये था सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, अमेरिकी सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप को प्रतिस्थापित किया। ये इसका SICA। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये, इसका तो ऐसे बनाना, इसका तो ट्रायंगल बना के ऐसे सही क्रम बताना है, बताती हूँ मैं, रुक जाओ। 5 ये इन्होंने दिया है, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 दिया। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले शारीरिक, जैसे शारीरिक तुम्हारी होनी चाहिए भूख प्यास जो उसकी, फिर जब शारीरिक नीड पूरी हो जाएगी फिर तुम्हें सुरक्षा चाहिए होगा। ठीक है, सुरक्षा चाहिए होगा, फिर हो जाएगा सामाजिक, ये पहला हो जाएगा शारीरिक सुरक्षा, फिर सामाजिक मतलब रख रखाव, फिर आत्म सम्मान हो जाएगा, आत्म सम्मान फोर्थ पे आ जाएगा, फिर हो गया वो आत्मसम्मान के आत्म सिद्धि, तो वो फिफ्थ पे हो जाएगा आत्म सिद्धि। तो यहाँ हो जाएगा शारीरिक सुरक्षा, फिर होगा सामाजिक, फिर आत्मसम्मान, फिर आत्म सिद्धि। ये भी बहुत बार पूछता है एग्जाम में। अब इनके बुक का नाम लिख लो, ये ट्रायंगल बना के इनका ऐसे लिख लेना, और ऐसे ये देखो, इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है मास्लो की प्रमुख पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। ये साइको में भी ये पूछता है, अगर आप बीएड के स्टूडेंट, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आपको पूछे तो उसमें मैस्लो का पढ़ना है हमें। स्टाफ ऑफ, देखो ये है कथन और कारण, स्टाफ और सहायक अभिकरण दोनों लाइन अभिकरण की सहायता करते हैं। ठीक है, स्टाफ और सहायक ठीक है, परंतु वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कारण है सहायक अभिकरण की कोई प्रचालनीय जिम्मेदारी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये तो पढ़ के ही गलत लग रहा है। तो देखो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, मूने और रीले के नेताओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के नेताओं को शामिल नहीं किया? तो औपचारिक नेता को शामिल नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टिन रेने की सार्वजनिक नीति के तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से एक सम्मिलित नहीं है? तो देखो, उद्देश्य का एक समुच्चय, कार्यवाही की एक चयनित रूपरेखा, आशय संहिता कार्यान्वयन, उद्देश्य पर पुनर्विचार। तो उद्देश्य पर पुनर्विचार नहीं है, बाकी है। ठीक है, अगला है
आशेटन समिति 1944 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया। देखो अभी के टाइम में क्या होगा ना, ये समिति दे देगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन उठाता है तो कैसे उठाता है, ये यूजीसी नेट का 2015 का क्वेश्चन है, तो इसको उठाएगा तो क्या बोलेगा, अभी के ये दे देगा और सारी समितियां दे देगा, उसको कालक्रमानुसार सजाओ। तो ये टाइम भी आपके लिए नोट डाउन करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें से क्या क्या बोले, मतलब नहीं था सम्मिलित, तो देखो अब ये नहीं था पूछा तो यानी 3 सम्मिलित था, एक नहीं सम्मिलित था। तो विश्वसनीय कार्य कौशल प्रदर्शित करना ये सम्मिलित था, लचीलापन सम्मिलित था, प्रशिक्षु की सोच को व्यापक बनाना ये भी सम्मिलित था, नेतृत्व गुण का विकास ये सम्मिलित नहीं था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा दिया गया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो आसेटन समिति 1944 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से नेतृत्व गुणों का विकास करना को शामिल नहीं किया। लोक सेवकों के प्रशिक्षण पर विचार करने के लिए ब्रिटेन में बनी आसेटन समिति के अध्यक्ष राल्फ आसेटन थे। आसेटन के अनुसार प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्मिक की प्राविधिक दक्षता और संगठन की एक निगमनात्मक निकाय के रूप में दक्षता को मिलाकर संगठन की दक्षता को बढ़ाना। संबंधित तथ्य, आसेटन समिति के अनुसार प्रशिक्षण का उद्देश्य क्रमशः कर्मचारियों की दक्षता सुधारत कर्मचारियों को एक नए संगठनात्मक परिवर्तन के अनुकूल बनाना, व्यावसायिक कार्यकुशलता एवं ज्ञान में बढ़ोतरी करना, कमियों को दूर करना, नवीनतम प्रगति और विकास की जानकारी देना, निष्ठा एवं मनोबल को बढ़ाना देना, उच्च पदों एवं बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बनाना आदि। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नियुक्त किए गए आयोग और समितियों का निम्नलिखित में कौन सा आरोह क्रम सही है। ठीक है, जो देखो बोले ना अभी ऊपर पूछा, ऐसी समितियों का आरोह क्रम हमेशा पूछता है। तो देखो अब इसका हम लोग सी आंसर इसका सही है, तो एक एक का हम देखते हैं टाइम। टेफ्ट कमीशन हो गया, टेफ्ट कमीशन हो गया 1900 में, ब्राउनलो कमेटी हो गया 1937 में, हूवर कमीशन बहुत पूछता, हूवर कमीशन 1947 में, द ग्रेस कमीशन 1982 में। ये आप इस सबको नोट डाउन कर लेना आप। अगला है, किसने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा है। तो किसने सत्ताधारी सेवक कहा, रॉबर्ट के मार्टन ने कहा है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया, 1942 के संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीति को स्वायत्ता अनुशासन मानते हैं। तो ये मानते हैं, आपको देखो इसमें कौन कौन से हैं, CAW मैनिंग, कार्लिन M कूपर, मार्टिन राइट हॉफसन। तो ये CAW मैनिंग बोलते हैं, फिर आपको कार्लिन M कूपर बोलते हैं और फोर्थ हॉफन बोलते हैं। ये मार्टिन राइट ये नहीं बोलते हैं। तो बाकी 3 का नाम ये लिख लो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्वायत्ता अनुशासन मानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति स्वायत्ता अनुशासन के आगे ये सब का नाम लिख लो। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन देखो। वर्ष 1954 में W मैकिन ने यूनेस्को के तत्वाधान में एक पुस्तक, इनका पुस्तक जो नहीं थे, ये नहीं है ना, अच्छा ये आंसर है ना, ये तीसरा नहीं है, बाकी इनके बारे में बताएगा। देखो क्या क्या लिखा, देखो 54 में FW मैन ने यूनेस्को के तत्वाधान में एक पुस्तक द यूनिवर्सिटी टीचिंग ऑन सोशल साइंसेस इंटरनेशनल रिलेशंस संपादित की, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उच्च शिक्षा में पढ़ाए जाने संबंधित विषय पर विश्लेषण किया। कर्लिन कूपर जॉनसन का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानवीय सार्वभौमिक तथ्य के समक्ष एक मस्तिष्क की प्रक्रिया की भांति है, जिसका उदय 20वीं शताब्दी में हुआ है। अब ये हमें मिलाना है। देखो, द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस, सम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसआर्मामेंट, द चैलेंज ऑफ द 1960s, विनिंग विदाउट वॉर। तो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन युग्म नीचे दिए गए सही उत्तर है। मतलब ये दोनों से जो मैच कर रहा है वो कौन सा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ये गलत है।
तो देखो, द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस हेडली वुल, लिख लो आप। सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट, आप एक एमसीयू करके तो आपका वन लाइनर एक नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, वन लाइनर जैसे मैं बता दी तो उसको 4 ऑप्शन है, वन लाइनर में आप इसको नोट डाउन करते जाओ। एम, सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिसआर्मामेंट, ये है एल ग्रोमो एंड बी स्ट्रिगजो। द चैलेंज ऑफ द 1960s, ये है जेम्स पी वॉरबर्ग। ठीक है, ये कब कब हुआ है देखो, द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स 1961, ठीक है। विद इन विदाउट वॉर नामक पुस्तक ये लिख लो, इनकी बुक कभी कभी पूछ देता है। अमिताई एत्जिनोक, इनकी ने विनिंग विदाउट वॉर 1964। हेडली बुल की एक अन्य महत्वपूर्ण रचना, ये भी लिख लो हेडली बुल की, द एनार्कियल सोसाइटी। द एनार्कियल सोसाइटी, देखो ऐसे लिखोगे ना तो धीरे धीरे आपके पास अच्छा सारा कंटेंट आपके माइंड में हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो केनेथ वॉल्जर जो है ये सौदेबाजी से संबंधित नहीं है। बाकी तो देखो नहीं है ये जाना जरूरी नहीं है, जो है उनको लिख लो। कौन कौन है? JF नेस, रोजर फिशर, थॉमस सीलिंग, इनका नाम लिख लो आप। देखो, और केनेथ वॉल्जर द्वारा संपादित पुस्तक क्या नाम है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है इनकी बुक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पुरानी कूटनीति की मुख्य विशेषता नहीं है? पुरानी कूटनीति की मुख्य विशेषता नहीं है, तो ये पारदर्शिता है, ये नई कूटनीति की है, अब पुरानी कूटनीति की नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन है? सीमित है, अभिजात वर्गीय है, राजदूतों के लिए कार्य की स्वतंत्रता, ये है, पारदर्शिता नहीं है। ये देखो, ये 4 ऑप्शन में से आप एक छांट के शायद आंसर ला सकते थे इसका। अगला क्वेश्चन है, ब्रेजनेव ने एशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष किया? ये सब फैक्ट बेस है, इसको तो लर्न ही करना पड़ेगा। 1969। अगला है, निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित है? तो इनमें से कौन कौन सा क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित है? तो 52, 53 एंड 54, ये हो गया। ठीक है, ये लिख लो आप। अगला है आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशिया का सदस्य नहीं? ये तो शायद आपको पता होगा। देखो, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और उत्तरी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया नहीं है, बाकी ये तीनों नाम है। तो इसको तो सारे देखो, ये आजकल तो ये इसका डेट के साथ ही पूछा। 8 अगस्त 1967 को हुआ था। ये प्रारंभिक में 5 थे। प्रारंभिक 5 कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। फिर बाद में 2003 में और सारे सम्मिलित हुए। एक बार आप इसको जाके देख लेना। मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 11, ये मूल बोल रहा है। ठीक है, अगला है, हाल ही में फ्रांस भारत के किस स्थान पर मान? देखो, ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। हाल ही में नहीं, अब ये तो 2015 का क्वेश्चन है। तो ये आपका 49 का डीजेटार पूरी, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको रहने दो। 50 क्वेश्चन है, क्या है? अब ये गुटनिरपेक्ष, ये भी पूछता है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष मतलब अगर आप डी ट्रिपल एस भी देते हो, डी ट्रिपल एस भी से गुटनिरपेक्ष से तो 1-2 क्वेश्चन पूछता है, मतलब हर एग्जाम में समझ लो पूछता है। तो अब कब कहाँ कहाँ हुआ? तो देखो, तीसरा अगर आप लोग को याद है तो तीसरा हुआ था लुसाका में। तो आप एक बार मिला ही लो। देखो, दूसरा हुआ था काहिरा में, तीसरा हुआ था लुसाका में, चौथा हुआ था अल्जीरिया में, 5वां हुआ था कोलंबो में, 7वां हुआ था नई दिल्ली में। ये तो बताया नहीं गया इसमें हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये हेल्पफुल लग रही है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।